So, in the previous part, we have discussed the personal letter of credit. Now, we will discuss the commercial letter of credit, and it can be defined as the definition given above. And simply, it's can be a documentary credit or banker's commercial credit, and it's for the international trade and the both parties involved in the international trade, the importer and the exporters, and their rights have been totally secured using the letter of credit. The exporter cannot transfer goods until he or she receives the payment, and the issuer cannot make payment unless he or she receives the goods. So there are two banks or multiple banks involved in this process. We will discuss the process first, and then we will discuss which are the parties involved in the process. So the process can be easily explained through this framework. The process starts from the buyer or importer. He requests his bank or his the bank in his country to issue a letter of credit. Means if I live in Pakistan, so I'll go any bank in Pakistan and request for a letter of credit. So you can see in this framework that buyer or importer goes to the letter issuing bank and request for the letter of credit. तो मैं अपने बैंक के पास जाऊंगी और वहाँ से एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाऊंगी. द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द इशूइंग बैंक. इशूइंग बैंक क्या करता है? रिक्वेस्ट टू एडवाइज एंड कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट. वो दूसरी कंट्री में, जिस कंट्री में कहा जा रहा है कि मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, इम्पोर्टर बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, पूरी हिस्ट्री प्रोवाइड करता है कि ही इज़ माई एक्सपोर्टर, मैं इसको जो है इस पर्सन से अपनी गुड्स मंगवा रहा हूँ. इशूइंग बैंक दूसरी कंट्री में एक्सपोर्टर के बैंक के साथ रब्ता करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ पाकिस्तान में और मैं इंपोर्ट करना चाह रही हूँ गुड्स फ्रॉम अमेरिका. तो अमेरिका में जो मेरा पार्टनर बैठा हुआ है वो भी मुझे एक बैंक का नाम बताएगा. जब मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी तो अपने बैंक को उस बैंक का नाम भी बताऊँगी जो कि दूसरी कंट्री में है. देन इशूइंग बैंक दूसरी कंट्री के बैंक को रिक्वेस्ट करता है, एडवाइस करता है और लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्म करवाता है कि मेरा कस्टमर ये सारी गुड्स मंगवा रहा है, उसने पेमेंट करनी है. क्या आपके पास कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जिसने गुड्स को ट्रांसफ़र करना है? क्या वो आपका कस्टमर है या फिर नहीं? दोनों आपस में कन्फर्मेशंस करते हैं और फिर जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट को प्रॉपर्ली इशू किया जाता है. जब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया जाता है तो कंफर्मिंग बैंक क्या करता है? आप जो बेनिफिशरी या एक्सपोर्टर है उसको एडवाइस दी जाती है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट है, आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें. यहाँ से ये वाला बैंक अपने इंपोर्टर से डॉक्यूमेंट्स लेता है. यहाँ से जब इसको रिक्वेस्ट रिसीव होती है इशूइंग बैंक से, रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद वो अपने बेनिफिशरी या अपने कस्टमर से कंफर्म करता है कि आप हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं. फिर एक्सपोर्टर अपने बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाता है एंड देन परचेज एंड सेल एग्रीमेंट हो जाता है दोनों के दरमियान में. अब दोनों को पता है कि मेरा बैंक भी इन्वॉल्व है, इसको भी पता है कि मेरा बैंक भी इन्वॉल्व है. दोनों में ट्रेडिंग हो जाती है. इस पर्सन ने मनी रिसीव करनी है, इस पर्सन ने गुड्स रिसीव करनी है. ठीक है. होता क्या है कि ये वाला बैंक जो है तब तक अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट नहीं करता जब तक इस वाले बैंक को कंफर्म नहीं हो जाता कि गुड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र या डिलीवर हो चुकी हैं और दोनों के राइट्स को सिक्योर कर लिया जाता है. तो इसी प्रोसेस से हम देख सकते हैं कि देर आर मल्टीपल पार्टीज़ इन्वॉल्व इन द लेटर ऑफ क्रेडिट. और इन पार्टीज़ में सबसे पहली आती है एप्लीकेंट और इम्पोर्टर. द पर्सन हु इज़ बायर और इम्पोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री, जो कि एप्लीकेंट भी है, एप्लीकेशन फॉर्म यही करता है, एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट भी यही करता है. ठीक है. बेसिकली दूसरी कंट्री से गुड मंगवाना चाहता है. उसके बाद इशूइंग बैंक या फिर इंपोर्टर्स बैंक इसे इसलिए कहा जाता है कि ये वो वाला बैंक है जिसमें इंपोर्टर जाकर रिक्वेस्ट कर रहा होता है, और इशूइंग बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करना होता है. उसके बाद थर्ड पार्टी आ जाती है आपके पास बेनिफिशरी और एक्सपोर्टर. जिस पर्सन से हम गुड्स को मंगवा रहे हैं वो कहलाता है एक्सपोर्टर, और इसको बेनिफिशरी इसलिए कहा जाता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इसके लिए बनाया जा रहा है, इसकी अश्योरेंस के लिए कि इसको मनी ज़रूर मिलेगी, इसको मनी ज़रूर ट्रांसफ़र की जाएगी. तो बेनिफिशरी ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ कॉल्ड द एक्सपोर्टर. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडवाइजिंग बैंक और कॉरेस्पॉन्डेंट. यहाँ पर जो एडवाइजिंग बैंक है ये आपका एक्सपोर्टर बैंक भी कहलाता है कि एक्सपोर्टर ने जो हमें बैंक रिकमेंड किया होता है, जिस बैंक से उसने पेमेंट रिसीव करनी है, वो वाला बैंक हमारा एडवाइजिंग बैंक कहलाता है. इसको एडवाइजिंग बैंक इसलिए कहा जाता है कि वो एक्सपोर्टर से जब डॉक्यूमेंट रिसीव करता है ना तो उसको एडवाइजेस देता है कि आपने किस डेट पर डिलीवर करनी है प्रोडक्ट्स और किस तरह का सारा मैकेनिज़्म होगा. उसके बाद एक होता है हमारे पास पेइंग बैंक, जो कि इस सारे प्रोसेस में हमने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक और जो इशूइंग बैंक है उसी को कंसिडर किया है. अगर मैं यहाँ पे पेइंग बैंक कहूँ तो पेइंग बैंक वो वाला कोई भी ब्रांच या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होगा हमारे इशूइंग बैंक का जिसने एक्चुअल में हमारे एक्सपोर्टर को अमाउंट की पेमेंट करनी है. ठीक है.
और कन्फर्मिंग बैंक वो होता है जो रीअश्योरेंस देता है, और बेसिकली ये आपका इशूइंग बैंक ही होता है। यानी कि पेइंग बैंक और जो कन्फर्मिंग बैंक जो है वो इशूइंग बैंक भी हो सकते हैं, उस बैंक की कोई ब्रांच भी हो सकती है, या फिर उसका कोई पार्टनर बैंक भी हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में। ठीक है, ये सारा उसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम डिफरेंट लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स देख लेते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट की। सो कमर्शियल एलओसी की हम डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्टली हम फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट विच आर रिवोकेबल और इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट एंड कन्फर्म्ड और अनकन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। सो हम सबसे पहले जो है वो रिवोकेबल और इरिवोकेबल को डिस्कस करते हैं। अगर रिवोकेबल की बात की जाए तो इट कैन बी सेट दैट रिवोकेबल एलओसी वो होता है जिसको हम एल्टर कर सकते हैं। ठीक है, एल्टरेबल होता है, कैंसिलेबल होता है, जिसमें आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, आप जिसको अमेंड कर सकते हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं अमेंडेबल है। ये सारे के सारे फीचर्स किसके हैं? एक रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के। जब आपका एक इशूइंग बैंक जो है, यहाँ पर मैं मेंशन करती हूँ, इशूइंग बैंक जब लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करता है तो अपने पास ये राइट रिजर्व कर लेता है कि किसी भी टाइम वो एलओसी को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है, अमेंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो जब वो ऐसा राइट रिजर्व कर लेगा, उस लेटर ऑफ क्रेडिट को हम रिवोकेबल यानी कि चेंजेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। दूसरा उसके ऑपोजिट है इरिवोकेबल, जो कि एल्टर नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता, अमेंड नहीं किया जा सकता तब तक जब तक दोनों पार्टीज़ की अंदर इन्वॉल्वमेंट शामिल ना हो। आपको पता है कि देयर आर 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व, एक है आपका बायर, ठीक है, और दूसरा है आपका सेलर यानी कि आपका एक्सपोर्टर। जब दोनों पर्सन्स एग्री करेंगे तभी इरिवोकेबल को कैंसिल या अमेंड किया जा सकता है। अदरवाइज इशूइंग बैंक के पास ऐसा राइट रिजर्व, जब इशूइंग बैंक अपने पास ऐसा राइट रिजर्व नहीं करता कि वो किसी भी टाइम उसको अल्टर कर ले, तो उसको हम इरिवोकेबल यानी कि अनचेंजेबल और अनअमेंडेबल लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। इरिवोकेबल को चेंज करने के लिए दोनों इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की विलिंगनेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रिवोकेबल में हम एक्सपोर्टर को नहीं पूछते, हम अपना लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसको अमेंड कर सकते हैं। यानी कि जो आपका रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है एक्सपोर्टर के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि उसको अश्योरेंस ही नहीं है, किसी भी टाइम पे चेंज किया जा सकता है। उसी के साथ हमारे पास दूसरी फॉर्म ऑफ कमर्शियल लेटर ऑफ क्रेडिट आती है विच इज़ कन्फर्म्ड और अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो पहले हम कन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट को डिस्कस करते हैं। कन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है कि जब इशूइंग बैंक, एडवाइजरी बैंक जिसको हम कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक भी कहते हैं, यहाँ पे मैं एडवाइजिंग बैंक का वर्ड यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारे एक्सपोर्टर का बैंक है। एडवाइजिंग बैंक को जब इशूइंग बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट की इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है तो उसने अपनी एक कॉरेस्पॉन्डेंट देनी होती है, अपनी अश्योरेंस करनी होती है एक्सपोर्टर को। ठीक है, इशूइंग बैंक एक्सपोर्टर को कंफर्म करता है कि हम आपको पेमेंट करेंगे। कंफर्म्ड एलओसी में एडवाइजिंग बैंक एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नोटिस भेजता है एक्सपोर्टर को कि वो विल पे यू। आप अगर डॉक्यूमेंट्स अगर आप गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी पेमेंट के लिए। वो होता है कंफर्म। जब एडवाइजिंग बैंक एक्सपोर्टर को कंफर्म करता है, रीअश्योरेंस दे देता है कि हम आपको पेमेंट करेंगे, वो कहलाते हैं कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं हमारे पास अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट्स। अनकन्फर्म लेटर ऑफ क्रेडिट्स में क्या होता है, इशूइंग बैंक ऐसी कोई भी जो है एश्योरेंस नहीं देता। इस केस में एक्सपोर्टर को पेमेंट तो रिसीव होनी होती है लेकिन इशूइंग बैंक अपने आप को अंदर इन्वॉल्व नहीं करता। आप अगर एडवाइजिंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक जो है वो अगर एश्योरेंस नहीं दे रहा आपको पेमेंट की, तो डेफिनेटली आप डाउट में होंगे। जो आपके रिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट हैं वो सिंपल रिवोकेबल होते हैं। जो आपके इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट हैं दे कैन बी कन्फर्म्ड और दे कैन बी अनकन्फर्म्ड। ठीक है, कन्फर्म्ड और अनकन्फर्म्ड में जो डिफरेंस है वो ये आता है कि एडवाइजिंग बैंक या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक अगर एक्सपोर्टर को जाकर अश्योरेंस दे दे कि आप गुड्स ट्रांसफ़र करें, हम आपकी कंट्री में हैं, आप हमसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, अगर ऐसी कंफर्मेशन मिल जाए तो वो कन्फर्म्ड है। अगर एडवाइजिंग बैंक अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता तो वो अनकन्फर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट्स कहलाते हैं। फॉर्म्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एलओसी। बेसिकली हम जो बैंक इशू करता है वो इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। जब एक्सपोर्टर चाहता है कि उसके लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ कंडीशंस ऐड कर दी जाएं
तो उसको फिर हम टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। बेसिकली होती तो फॉर्म्स ही हैं, लेकिन अगर कोई भी हमारा एक्सपोर्टर डिफरेंट कंडीशंस अंदर ऐड करना चाहता है तो हम LOC के डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ LOC, ये सारी मैंने अंदर मेंशन की हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास क्लीन LOC। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा होता है, जब इशूइंग बैंक में जाकर आप अपना लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाते हो, अगर इशूइंग बैंक और जो एडवाइजरी बैंक है उसके दरमियान में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू होने हैं, उस बिल ऑफ एक्सचेंज में डॉक्यूमेंट्स ऐड ना किए जाएं। डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी आपके एक्सचेंज रिलेशनशिप में आपके बिल ऑफ लेडिंग आ जाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, या फिर जो भी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो अंदर इंक्लूडेड होते हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए जाएं तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री LOC कहते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच ना किए जाएं तो उसको क्लीन या फिर ओपन LOC कहा जाता है। मींस बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो कि मनी ट्रांसफ़र की जा रही है, अगर साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए जाएं और वो जो है डॉक्यूमेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन भी बैंक्स के पास हो, तो वो डॉक्यूमेंट्री LOC कहलाता है। अगर डॉक्यूमेंट्स अटैच ना किए जाएं और हम ऐसे ही बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर दें, मनी ट्रांसफ़र कर दें, तो उसको हम क्लीन LOC कहते हैं। और वो डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने कहा, बिल ऑफ लेडिंग हो सकता है, कौंसलर चेक हो सकता है, उसमें आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी आ सकती है, ठीक है, कोई भी चेक वगैरह आ सकता है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर अटैच नहीं है तो क्लीन है, अगर अटैच है तो डॉक्यूमेंट्री है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रेड क्लॉज LOCs और ग्रीन क्लॉज LOCs। दोनों एक जैसे ही हैं। रेड क्लॉज की अगर बात की जाए, रेड क्लॉज LOCs वो LOCs होते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टर ने हमें गुड्स एक्सपोर्ट करनी है और ये पूरे प्रोसेस से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाता है। अगर आपका एक्सपोर्टर अपने एडवाइजिंग बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे गुड्स ट्रांसफ़र करने से पहले ही मनी पे की जाए ताकि मेरी जो शिपमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं मैं उनको रिड्यूस कर सकूं, मतलब मेरे पास पैसा नहीं है मनी वो गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो शिपमेंट के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो अगर एक्सपोर्टर जो है गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले शिपमेंट्स के लिए कोई मतलब मनी ले लेता है तो उसको हम रेड क्लॉज LOC कहते हैं। और ग्रीन क्लॉज LOC तब होता है जब शिपमेंट के साथ साथ हम अपने गुड्स को स्टोर करने के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए भी जो है पहले मनी ले लेते हैं, उसको हम ग्रीन क्लॉज LOC कहते हैं। मीन्स रेड क्लॉज कब होगा, जब कोई भी एक्सपोर्टर शिपमेंट के लिए जो है वो पैसा ले लेता है अपने एडवाइजिंग बैंक से, लेकिन अगर शिपमेंट एक्सपेंडिचर्स के साथ साथ हम अपने बैंक से स्टोरेज या फिर जो है वो वेयर हाउसिंग के एक्सपेंसेस भी जो है वेयर हाउसिंग के एक्सपेंसेस को भी रिकवर कर लें, यानी कि मेरे पास पैसा था ही नहीं कि मैं जो है वो गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकूं, इफ़ आई एम एन एक्सपोर्टर, तो मैं क्या करूंगा, अपने एडवाइजिंग बैंक से गुड्स को ट्रांसफ़र करने से पहले ही मनी ले लूँगा। तो इसको अगर शिपमेंट तक है तो रेड क्लॉज है, अगर स्टोरेज और वेयर हाउसिंग एक्सपेंस भी अंदर ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारा ग्रीन क्लॉज LOC बन जाता है। कमिंग अप टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फिक्स्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। फिक्स्ड लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें अमाउंट फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल रुपीज़ 1 लाख या 1 मिलियन, मतलब मैं यहाँ पे 1 लाख को एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने जो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया है वो इतनी अमाउंट के लिए किया है। अब इसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ट्रांजैक्शन पास हो, देयर कैन बी नंबर ऑफ बिल्स दैट कैन बी इशूड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है। और ये फिक्स्ड अमाउंट के लिए होता है, जब तक मेरी ये अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो जाती एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के दरमियान में, ये अमाउंट जब तक पूरी नहीं होगी तब तक डिफरेंट बिल्स जो हैं इसके दरमियान में इशू किए जा सकते हैं। इसको हम फिक्स्ड लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, इस वजह से क्योंकि अमाउंट फिक्स होती है, नंबर ऑफ़ जो बिल्स हैं वो फिक्स्ड नहीं होते, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं रिवॉल्विंग क्रेडिट या रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। ये वो लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं जो किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं बल्कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं एक इंपोर्टर हूँ और मुझे मेरे फॉरेनर एक्सपोर्टर से जो है वो सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार गुड्स चाहिए, यानी कि इनमें एक दफ़ा ट्रांजैक्शन नहीं होनी बल्कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होनी है। तो वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए हम एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट बना लेते हैं जिसको रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। वो जो डॉक्यूमेंट है रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट, उस पे ऊपर मेंशन होता है कि इट्स अ रिवॉल्विंग क्रेडिट, कि बार बार जो है हम इसको इशू करेंगे, रीन्यू करेंगे, ठीक है। सो जो रिवॉल्विंग क्रेडिट है वो आपका ऑटोमेटिक भी हो सकता है कि मीन्स खुद ब खुद ही हर ट्रांजैक्शन पर इसको जो है वो रीन्यू कर लिया जाए और इसको हमें हो सकता है कि दोबारा बार खुद करवाना भी पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ट्रांसफरेबल LOCs। ट्रांसफरेबल LOCs जो है वो एक इम्पोर्टर इशू करवाता है अपने बैंक से
नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स के लिए। जब आप किसी एक लेटर ऑफ क्रेडिट आप इशू करवाते हो, लेकिन आपके एक्सपोर्टर्स जो हैं यानी कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ एक्सपोर्टर्स हो सकते हैं, उस केस में उसको ट्रांसफरेबल कहा जाता है। मतलब एलओसी एक ही है। जब मैं एक्सपोर्टर वन से परचेजिंग करूँगी तो वो उसके दरमियान में ट्रांजेक्शन्स करवाएगा, एक्सपोर्टर बी से भी कर सकती हूँ उसी लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ करते हुए, और एक्सपोर्टर सी से भी उसी एक लेटर ऑफ क्रेडिट को यूज़ करके मैं ट्रांजेक्शन्स कर सकती हूँ। यानी कि एलओसी एक है, इम्पोर्टर एक है, लेकिन उस एलओसी को भी हम डिफरेंट एक्सपोर्टर्स के दरमियान में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसफरेबल एलओसी भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंड बाय एलओसी। स्टैंड बाय क्रेडिट बेसिकली एलओसी के तरह का एक फ़ंड प्रोसेस है, लेकिन ये एलओसी से ज़रा लेस सिक्योर होता है। इसमें कोई भी अश्योरेंस नहीं होती। इसमें दोनों पार्टीज़ को चांसेस होते हैं कि मे बी हमारा एलओसी जो है वो कभी भी ड्रा ना किया जा सके। ठीक है, इसको हम स्टैंड बाय एलओसी इसलिए कहते हैं कि ये एक जो है लेस सिक्योर वे ऑफ फंड ट्रांसफरिंग है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक टू बैक एलओसी। बैक टू बैक एलओसी तब इशू किया जाता है कि जब हमारे पास एक इंपोर्टर है हमारी कंट्री का, वो एक एलओसी इशू करता है एजेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक एजेंट पर्सन होगा जिसको एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया जाएगा। वो एजेंट पर्सन जो है आगे से एक्सपोर्टर ढूंढेगा और उसको जो है वो प्रोडक्ट्स ला कर देगा। यानी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एलओसीज और टू काइंड्स ऑफ एलओसीज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। एक इंपोर्टर जो इशू कर रहा है अपने एजेंट को वो एलओसी, और दूसरा एजेंट इशू करेगा अपने एक्सपोर्टर को वो वाला एलओसी। यानी कि दो एलओसीज यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। ये वाला यानी कि बैक टू बैक एलओसी तब यूज़ किया जाता है जब हमने एक्सपोर्ट करनी हो उन कंट्रीज से जिनके हमारे साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। उस केस में हम डायरेक्टली एक्सपोर्टर के साथ कनेक्शंस मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसलिए मिडल मैन यानी कि एजेंट्स को यूज़ किया जाता है और दो तरह के एलओसीज इशू किए जाते हैं। बैक टू बैक का मतलब है कि पहले ये वाला एलओसी इशू किया जाएगा एंड देन ये वाला इशू किया जाएगा। यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन के लिए हम दो एलओसीज इशू कर रहे हैं। ये जो एजेंट है हमारा, ये किसी एक पर्टिकुलर एक्सपोर्टर से हमें नहीं मिलवाएगा बल्कि मल्टीपल एक्सपोर्टर से भी हमें मिलवा सकता है। ठीक है, एंड लास्टली हमारे पास आ जाते हैं विद और विदाउट रिकोर्स एलओसीज। विद रिकोर्स एलओसीज वो एलओसीज होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंपोर्टर ने पेमेंट करनी है अपने एक्सपोर्टर को, लेकिन हम एलओसी में करते क्या हैं कि डायरेक्टली पेमेंट नहीं की जाती बल्कि अंदर बैंक्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर इम्पोर्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, पे नहीं कर पाता, अगर वो पे नहीं कर रहा तो डेफ़िनेटली बैंक ने पेमेंट करनी है। अगर तो वो विद रिकोर्स एलओसी है। रिकोर्स होने का मतलब है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में यानी कि इम्पोर्टर पे नहीं कर पा रहा, उसके पास पैसा नहीं है अपनी इशूइंग बैंक को पे करने के लिए और इशूइंग बैंक पेमेंट नहीं करेगा फिर एडवाइजरी बैंक को, अगर वो विदाउट रिकोर्स होगा। विद रिकोर्स एलओसीज वो होते हैं जिसमें एक्सपोर्टर्स को श्योरिटी होती है कि चाहे इंपोर्टर डिफ़ॉल्ट भी कर जाए फिर भी उसको बैंक जो है पेमेंट ज़रूर करेगा। और विदाउट रिकोर्स में ये होता है कि अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं कर पाता, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो एक्सपोर्टर को फिर पेमेंट रिसीव नहीं होगी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स है एलओसीज़ की। बेसिकली ये सारे के सारे होते इरिवोकेबल एलओसीज़ हैं। ठीक है, लेकिन आगे से डिफरेंट टाइप्स तब आती हैं जब एक्सपोर्टर हमारे अंदर डिफरेंट कंडीशंस ऐड कर देते हैं। ठीक है।